हेलो गाइस, वेलकम टू द सोशल एक्सप्रेस। तो जैसा कि आपको पता होगा, हमने घर बैठे पढ़ाई का इनिशिएटिव शुरू किया है और उसी इनिशिएटिव में आज हम आपके साथ में फिर आ चुके हैं बायोलॉजी के लेक्चर्स को लेके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी इसका हमारा चल रहा था एक बहुत लंबे समय से जो चैप्टर चल रहा है, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, इसी चैप्टर को हम अभी कंट्रोल कर रहे हैं और इसके अंदर कौन सा टॉपिक चल रहा है हमारा लाइफ प्रोसेस का के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन। कौन सा टॉपिक है? ट्रांसपोर्टेशन। और वो भी इसके अंदर भी हम लोग कौन से लेक्चर की बात कर रहे हैं? ये हमारा लेक्चर नंबर कितना है? लेक्चर 11। बहुत लंबा पार्ट चला गया इस लेक्चर्स का। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि हमारा जो टर्म्स हैं, हमारे जो टॉपिक्स हैं वो किस तरीके के हैं। उसके अंदर हमने देखा कि ये जो भी कंटेंट की बात हो रही है, ये सारे के सारे ट्रांसपोर्टेशन से रिलेट करते हुए हैं। और वहीं पे हमने देखा कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम लोग बात कर रहे थे। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल होगा। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। ठीक है, हमारे जानवरों के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया क्या है, किस टाइप से है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए ट्रांसपोर्टेशन कितना ज़रूरी है। तो ह्यूमन बीइंग के लिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नेसेसरी एलिमेंट्स की बात करें तो एक ह्यूमन बीइंग नॉर्मली कई सारी चीज़ों को एसिमिलेट करते रहता है अपने अंदर, और उन्हीं चीज़ों को आपस में यूटिलाइज करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी है। अगर बात करें ह्यूमन बीइंग के अंदर, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो हम बोल सकते हैं कि ह्यूमंस में, एनिमल्स हटाओ, एनिमल से अच्छा हम सीधा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन रखते हैं, ईजी रहेगा हमारे लिए भी ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। तो हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसमें कई सारी यूनिट्स जुड़ी होती हैं। समझ रहे हो? मतलब ट्रांसपोर्टेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर कई सारे यूनिट जुड़े होते हैं, छोटे छोटे यूनिट जुड़कर ट्रांसपोर्टेशन का बना रहे होते हैं। और इसी को हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या कहा जाता है? और इसी ट्रांसपोर्टेशन इन्हीं यूनिट्स को सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, जो इसको हम लोग देख रहे थे। ठीक है, तो ये होता है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम की बात आ रही है तो ह्यूमन बॉडी में सर्कुलेटर मतलब पूरी चीज़ों को घुमाना, पूरी चीज़ें जहाँ से जहाँ तक गई है वहाँ से वहाँ तक लेकर आने की प्रोसेस होती है सर्कुलेशन। ठीक है, तो इस ह्यूमन बॉडी के अंदर सर्कुलेशन की प्रोसेस किस तरीके से वर्क करेगी, तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि ह्यूमन बॉडी के अंदर वो चीज़ कौन सी है जो पूरी चीज़ों को घुमा रही है। जैसे जाइलम और फ्लोएम प्लांट्स में थे जो पूरी चीज़ों को अपनी जगह पे ले आ रहे थे, पूरी चीज़ों को अपनी जगह पे घुमा रहे थे, वैसे ही इनके अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो हमारे अंदर पूरे के पूरे पार्ट को घुमा रही थी। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन का मेन यूनिट ब्लड है। ठीक है, हमारे अंदर ऑक्सीजन ले जाना हो गया, फूड ले जाना हो गया, ये सब काम ब्लड को ही सौंपे गए हैं और वो ही सारे के सारे पार्ट्स को, वही सारे के सारे कंपोनेंट्स को संभालता है, वही सारे के सारी चीज़ों को
दिखता है। ठीक है, अब ब्लड की बात हो ही रही है तो ब्लड क्या होता है? ब्लड हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर पाया जाने वाला एक कनेक्टिव टिश्यू है जो मौजूद रहता है हमारी बॉडी के अंदर। तो देखो थोड़ा, तब तक देख लेते हैं। तो अब बात करते हैं ब्लड की। ठीक है, ब्लड क्या होता है, ब्लड के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलो, तो मेन यूनिट ब्लड है, इतना तो हमें पता चल गया कि हाँ यार इसका मेन यूनिट ब्लड है। अब ब्लड के बारे में बात करते हैं धीरे 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 कि ये क्या है, ये कैसा होता है ब्लड। ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। अब हम लोग इसके बारे में क्या जानते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। जब हम लोग 9th में टिश्यूज़ पढ़ रहे थे तो उस वक्त हमको मिला था कनेक्टिव टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो पूरे के पूरे दूसरे टिश्यूज़ को भी आपस में जुड़वाते हैं या जुड़ाने में मदद करते हैं, तो उनको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। हमको इतना तो पता था, हम लोग इतना तो जानते थे, और उसी चीज़ को इसने यहाँ पर यूज़ किया है कि कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन कैसा, बहता हुआ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। टिश्यू है जो स्पेशली जो लाल रंग का होता है, लाल रंग का होता है, अब क्यों होता है? हाँ, लाल रंग का होता है। क्यों होता है लाल रंग का? क्योंकि इसमें एक स्पेशल प्रोटीन हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन होता है। अब ब्लड की रेडनेस किसकी वजह से होती है? तो एक स्पेशल प्रोटीन होता है जिसका नाम क्या है, हीमोग्लोबिन, जो ब्लड को रेड बनाए रखने में मदद कर रहा होता है, जो ब्लड को धीरे धीरे करके रेड बनाए रखता है। अब ये साथ ही साथ ये एक कनेक्टिव टिश्यू है, तो साथ ही साथ ये एक ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसपोर्टर है। ठीक है, तो इसका मेन काम ट्रांसपोर्ट करना होता है। ठीक है, यहाँ से वहाँ चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। ये बेसिकली इसका ज़्यादा कोई बड़ा काम नहीं हो रहा होता है, यहाँ से एक प्लेस से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए ब्लड का यूज़ हो रहा होता है। ब्लड के कॉम्पोजिशन की बात करें तो ब्लड का कॉम्पोजिशन बहुत ही यूनिक होता है। इसके आइडियोलॉजीज़ के रिगार्डिंग अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर 85 ml पर kg ब्लड होता है। ठीक है, एक टॉपिक देख लो कि एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में 85 मिलीलीटर पर kg ब्लड होता है। ये क्या है, 85 मिलीलीटर पर kg। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके बॉडी में कितना, अगर आपका बॉडी का वजन 45 किलोग्राम है, अगर आपके बॉडी का वजन कितना है 45 किलोग्राम है, तो ये 1 किलोग्राम पर 85 ml है, तो 45 किलोग्राम पर 85 ml करके निकालोगे तो लगभग कितना निकलता है, 3825 ml। इसको आप लीटर में लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, 3.82 लीटर। ठीक है, तो इतना लीटर एक एवरेज मतलब 45 किलोग्राम के इंसान में होता है। अब हम एवरेज खून नहीं बताएंगे कि किसमें कितना होता है, ये स्टैटिस्टिक यूनिट इस बार हमने ढूंढ के निकाला है, जिसके ज़रिए आप किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर ब्लड का कैलकुलेशन निकाल सकते हो। अब आप लोग 150 किलो के होगे तो अपना 150 किलो का वजन है आपका, तो 150 किलो वाले वजन वाले व्यक्ति हो आप, तो आप अपना ब्लड निकाल लीजिए कि आपके अंदर कितना यूनिट ब्लड मौजूद है। ठीक है, समझ में आया? ये ब्लड का कॉम्पोजिशन था कि ब्लड इतना होना चाहिए। अब ब्लड के कॉम्पोजिशन के बाद बात करना स्टार्ट करें तो ब्लड के अंदर बेसिकली
और भी 2 कंपोनेंट होते हैं जिनके बारे में हम बात करना शुरू करते हैं, जिसको हम कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड का नाम देते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, या हमारे खून के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं। अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है, स्टार्ट हो रहा है। हाँ, अच्छा एक बात बताइए, ब्लड जो है वो कितने कंपोनेंट्स से मिलके बना होता है। अब आपका ये जवाब है, जवाब जानना है हमको कि कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड बताइए, ब्लड कितनी चीज़ों से मिलके बना होता है, बताओ। क्योंकि हमारा अगला टॉपिक ही वही है, इससे अंदाज भी लग जाएगा कि आपको कितना पता है। और आजकल मैं देख रहा हूँ आप लोग के कमेंट गायब होते जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि क्या कर रहे हो। कमेंट करो, कमेंट करने पे पता लगता है, इंटरेक्शन पता चलता है। कुछ भी कमेंट तो करिए, 1-2 कमेंट तो सब लोग करो, जितने लोग देख रहे हैं सब लोग 1-2 कमेंट करो कम से कम, इंटरेक्शन पता चलता है उससे कि हम ऑडियंस के साथ कितना जुड़े हैं या हमारी ऑडियंस हमसे कितना कनेक्टेड है। समझ रहे हो? तो थोड़ा सा कनेक्शन दिखाओ वहाँ पे। चलो बात करते हैं ब्लड के कंपोनेंट्स की। ब्लड का कंपोनेंट कौन कौन सा होता है? तो ब्लड में बेसिकली 2 ही कंपोनेंट देखने को मिलते हैं, ठीक है। ब्लड के अंदर बेसिकली ब्लड का कंपोनेंट, चलो ब्लड के कंपोनेंट्स, तो 2 कंपोनेंट होते हैं। पहला लिक्विड, या जिसको हम फ्लूइड बोलते हैं, FLUID, फ्लूइड कंपोनेंट। ब्लड के अंदर एक फ्लूइड कंपोनेंट होता है, उस फ्लूइड कंपोनेंट का नाम होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा नाम उतार लो, फिर इन सभी के बारे में हम बहुत डीप बात करेंगे। और दूसरा होता है सॉलिड कंपोनेंट, सॉलिड कंपोनेंट्स। सॉलिड कंपोनेंट्स याद रखना, कंपोनेंट्स हो रहा है, कंपोनेंट नहीं। कई सारे सॉलिड कंपोनेंट होते हैं, उसके अंदर क्या क्या होता है? तो उसके अंदर बेसिकली आप ध्यान से देखोगे तो होता है WBC, या जिसको हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स। उसके बाद बारी आती है रेड ब्लड सेल्स। मतलब हम सेल्स लिख रहे हैं, आप कॉर्प्यूसल्स भी लिख सकते हो। चलो यार कॉर्प्यूसल्स ही लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि कॉर्प्यूसल्स। और रेड ब्लड कॉर्प्यूसल्स, रेड ब्लड कॉर्प्यूसल्स, ठीक है। और उसके बाद बारी आती है अगले वाले की, जो थर्ड कंपोनेंट है, जिसका नाम है ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स, ये कुछ कंपोनेंट हैं। इन्हीं कंपोनेंट्स के बारे में अब हमको पढ़ना है। उतार लो इनको, हम अभी फटाक से मिटाते हैं ब्लड के कंपोनेंट करके एक एक के बारे में विस्तार से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो उतार लीजिए, लेट मत करिए। हाँ, प्लाज्मा, प्लाज्मा हमारा सबसे पहला कंपोनेंट है। तो प्लाज्मा के बारे में क्या बोलेंगे? ये ब्लड का वो अंश है जो कलरलेस होता है। ये ब्लड का वो यूनिट है जो क्या होता है, एकदम कलरलेस होता है। इसका 90% पार्ट, ब्लड का 90% पार्ट, इसका 90% पार्ट होता है वाटर। तो इसके बारे में हम लिखना स्टार्ट करते हैं। ये ब्लड का कलरलेस पार्ट है, कलरलेस पार्ट है, ठीक है। इसमें कोई कलर मौजूद नहीं होता, ये ब्लड का कलरलेस पार्ट होता है। अब इसके बारे में बात करना शुरू करें, जिसमें कलरलेस पार्ट है जो वाटर सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन होता है, वाटर सॉल्यूशन होता है। मतलब वाटर प्लस अदर कंपोनेंट, वाटर
प्लस अदर कंपोनेंट्स मौजूद हैं उसके अंदर, इतना तो तय हो गया। यानी कि वाटर के साथ साथ और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, तो इसमें बोल सकते हैं इसमें 90% वाटर होता है। देखो प्लाज्मा का 90% वाटर होता है, ब्लड का नहीं, प्लाज्मा का 90% वाटर होता है। और उसके अंदर प्रोटीन, फूड ग्लोबुल्स, हार्मोन्स फलाना झुमकाना करके सभी चीज़ें तैर रही होती हैं। 90% तो ये वाटर ही होता है। और बाकी के 10% के लिए क्या बोल सकते हैं, इसमें प्रोटीन्स इसमें प्रोटीन, सॉल्ट फूड, प्रोटीन, साल्ट फूड, फूड कौन सा, डाइजेस्टेड फूड जो बॉडी को पच चुका है वो वाला, ठीक है, डाइजेस्टेड फूड। वेस्ट मटेरियल जैसे कौन कौन से वेस्ट मटेरियल, जैसे हमारे बॉडी में निकलता है CO2, हाँ, और साथ ही साथ यूरिया, ठीक है, CO2 यूरिया, वो सभी चीज़ें वेस्ट मटेरियल हो जाती है। इसके अलावा वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, और साथ ही साथ एटसेट्रा को अपने एटसेट्रा घुले होते हैं जो इनको ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, घुले होते हैं और ट्रांसपोर्ट होते हैं, यही ट्रांसपोर्ट करता है। और इसके बारे में एक और बात बोल सकते हैं कि इसी के अंदर, क्योंकि ये लिक्विड है, ये सबसे ज़्यादा तैरता है, तो तैर रहा है, खून के अंदर प्लाज्मा सबसे ज़्यादा है और खून के अंदर प्लाज्मा तैर रहा है, तो बाकी चीज़ें भी तो इसी के अंदर तैरेंगी। यानी हम बोल सकते हैं कि इसमें ही ब्लड के सॉलिड कंपोनेंट्स जैसे कंपोनेंट्स, यहाँ पर हम क्या क्या बोल सकते हैं, RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स तैर रहे होते हैं। यानी इमेजिन सभी चीज़ें यहीं पर मौजूद हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी चीज़ें इसी में तैर रही होती हैं, प्लाज्मा के इसी में तैर रहे होते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा या फ्लूइड ऑफ ब्लड कहते हैं। हमारे ब्लड का फ्लूइड क्या होता है, प्लाज्मा, जो इस तरीके से तैरते रह रहा होता है। कोई प्रॉब्लम इसमें, जहाँ तक हमें लगता है कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं रही होगी, तो हम अगले कंपोनेंट की तरफ चलें। हमारा अगला कंपोनेंट क्या होगा, हमने अभी देखा था लंबे टाइप के तौर पर, तो अभी फटाक से हम RBC की तरफ चलते हैं। ब्लड के कंपोनेंट्स, इस टॉपिक को मिटा दिया जाए कि नहीं। अब अगर कोई पूछे कि हमारे ब्लड में सबसे ज़्यादा क्या मौजूद होता है, तो आप एक बात बोल दीजिएगा कि हमारे ह्यूमन ब्लड में सबसे ज़्यादा प्लाज्मा मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है, प्लाज्मा फ्लूइड है, सभी चीज़ें उसी में तैरती हैं। इसके अलावा जो होता है ना, बाकी चीज़ें जो होती हैं वो उसके अंदर ऐसे ही तैर रही होती हैं, ठीक है। उनको आप कभी भी ख़त्म कर सकते हो या फिर यूज़ के हिसाब से तय कर सकते हो। तो RBC, WBC ये सब तो बस एक यूनिट हो गए जो तैर रहे हैं। ब्लड का मेन स्ट्रीम क्या है, तो ब्लड का मेन स्ट्रीम जो है वो हमारा प्लाज्मा है। प्लाज्मा ही वो यूनिट है जो क्या कर रहा होता है, तो तैर रहा होता है। और प्लाज्मा क्या है, इसके बारे में भी हमने पढ़ा। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा 90% वाटर है, 90% वाटर है। अब बताओ, वो कुछ स्पेशल नहीं होता है उसके अंदर, बस वो 90% वाटर ही है उसके अंदर, और कोई स्पेशल कंपोनेंट नहीं है। तो बातें हैं अगले कंपोनेंट की तरफ। हमारा अगला कंपोनेंट बहुत ही खूबसूरत है खूबसूरत है। इस कंपोनेंट का नाम क्या है, RBC।
सी, RBCs, जिनको हम क्या बोलेंगे, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, ये होता है हमारा कंपोनेंट। तो इसके बारे में बात करते हैं, ये क्या क्या बोल रहा है। तो आरबीसी लाल इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन नाम का लाल प्रोटीन या लाल प्लास्ट मौजूद होता है। ठीक है, आरबीसी ऑक्सीजन का मेन कैरियर होता है। इसका मेन काम ही होता है ऑक्सीजन को कैरी करना, जो हमारे लंग्स से उठाते हैं और उठाकर उसको पूरे बॉडी में पहुंचा रहे होते हैं। ठीक है, तो आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये लाल दिखने वाली सेल्स होती हैं, ये लाल दिखने वाली सेल्स होती हैं। ठीक है, कैसी दिखती हैं, ये रेड दिख रही होती हैं। ठीक है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये लाल दिखने वाली सेल्स होती हैं जो हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस से होता है। हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के वजह से, की प्रेजेंस से होता है। मतलब हीमोग्लोबिन प्रेजेंस रहेगा तो ये लाल दिखेंगे, होता है। अब इनका मेन काम क्या होता है, इनका मेन काम के बारे में बात करें तो ये मेनली ब्लड में ऑक्सीजन के कैरियर होती हैं, ऑक्सीजन की कैरियर होती है। मतलब इसमें ब्लड में ऑक्सीजन, इसका मेन काम है ऑक्सीजन कैरी करना। तो हमारे लंग्स से हमारे ऑक्सीजन को उठाती है और उठाकर ले जाकर हमारे बॉडी के अदर यूनिट को दे रही होती है। तो इसका मेन काम ही यही होता है। अब ये ऐसा क्यों कर पाती है ये ऐसा क्यों कर पाती है, इसके बारे में बोले। हाँ, प्रेजेंस से होता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट छूट गया, ये स्फेरिकल सेल होती हैं, स्फेरिकल सेल्स होती हैं, गोल गोल होती हैं। समझ रहे हो, ये सेल स्फेरिकल, स्फेयर, छोटे छोटे स्फेयर के फॉर्म में मौजूद होती है। इनके अंदर के बारे में बात करते हैं, अभी और ज़्यादा बात करेंगे। ये ऑक्सीजन की कैरियर होती है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन की कैरियर क्यों होती है, तो आप बोल सकते हो हीमोग्लोबिन ऑक्सीफिलिक होता है, ऑक्सीफिलिक होता है। क्या होता है, ऑक्सीफिलिक, मतलब ऑक्सीजन से प्यार करने वाला, जिसके वजह से ऑक्सीजन से प्यार करने वाला। वाटरफिलिक रहा तो वो हाइड्रोफिलिक रहा, तो हाइड्रो से प्यार करने वाला। हाइड्रोफोबिक रहा यानी हाइड्रो से डरने वाला। पानी से डरने वाला रहे तो उसके लिए हम लोग हाइड्रोफोबिक का यूज़ करते हैं। ठीक है, करते हैं कि नहीं करते हैं हाइड्रोफोबिक का यूज़। और अगर पानी से प्यार करता है या पानी के करीब रहता है तो उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, हाइड्रोफिलिक का यूज़ करते हैं कि हाँ ये हाइड्रोजन की पसंद करता है या फिर पानी को पसंद करता है। तो ऐसे ही ऑक्सीजन, हेमोग्लोबिन ऑक्सीफिलिक होता है, जिसमें ऑक्सीजन एटम्स चिपक जाते हैं। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन के एटम्स जो होते हैं वो चिपक जाते हैं और चिपक कर अपना फ्लो दिखाना शुरू करते हैं। तो अब इसमें ऑक्सीजन के एटम चिपक जाते हैं और उसी के बाद क्या करता है, वहाँ से ढोकर लेकर जाता है, ऑक्सीजन के एटम चिपक जाते हैं। अब समझ में आया ब्लड का कैरियर ये क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन की खासियत क्या है कि वो ऑक्सीफोलिक होता है, जिससे ऑक्सीजन के एटम उससे चिपक जाते हैं। अब ये फ्लो कराने में तो मदद करेगा, आराम से फ्लो कराते रहता है। इसके बारे में ये बोला जा सकता है कि इसके अंदर कोई ये सेल्स बिना न्यूक्लियस के होती हैं, बिना न्यूक्लियस के होती हैं।
बिना न्यूक्लियस के होती हैं। अब जब बिना न्यूक्लियस की हैं तो ये क्या होंगी, जल्दी मरेंगी, क्योंकि इनका काम जितने दिन का मतलब इनमें मेमोरी है ही नहीं, एक स्पेशल दिमाग है ही नहीं। तो जितना डेटा मिला उतना डेटा करेंगे, उतना डेटा का काम करेंगे, उसके बाद ख़त्म हो जाएंगे। तो यही बात थी। ये सेल बिना न्यूक्लियस की होती है, इसमें कोई न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है। लेकिन ये इसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन फंक्शन के बारे में बात करें, ये न्यूक्लियस की होती है। ये कम समय तक ही अलाइव रहती है। तो इसीलिए इसको बार बार बनते रहना पड़ता है। हम लोग बोल सकते हैं कि ये मैक्सिमम 4 मंथ तक अलाइव रहते हैं। अब इसी वजह से आरबीसी काफ़ी लंबे समय में दोबारा रिप्रोड्यूस हो जाती हैं। इसी कारण ये हमारे बॉडी में लगातार बनते रहते हैं, लगातार बनते रहते हैं। हम कंटिन्यूअसली एक के बाद एक बनते ही रहते हैं, मतलब बनते ही रहेंगे। जितने मरते नहीं है ना, उससे ज़्यादा आरबीसीज बन जाते हैं। तो इसीलिए इसको ज़्यादा बेटर माना गया है हमारे कोर्स ऑफ एक्शन में या हमारे कोऑर्डिनेशन में। चलो यार आगे आते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, 2 छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं। कौन कौन से, WBC और प्लेटलेट्स। उसके बाद ब्लड है, ब्लड का ख़त्म कर देते हैं फटाफट। यहाँ ज़्यादा चेंज नहीं करना है, 2 छोटे छोटे चेंज और काम बन जाएगा। कौन कौन सा, तो यहाँ पर रेड की जगह हमें वाइट कर लेना है और वहाँ पर आगे बढ़ जाना है। बोर्ड जो है ये जल्दी नहीं सूखता है, ये ज़्यादा ही गीला वाला बोर्ड है, इसीलिए इस पर ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, इसीलिए ज़्यादा पसीने छूटते हैं। WBC यहाँ पर होगा हमारा वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, तो इनके बारे में हम बोल सकते हैं कि ये हमारे बॉडी में, ये हमारे बॉडी में इन्फेक्शंस से लड़ते हैं, इन्फेक्शंस से लड़ते हैं और इन्फेक्शन से लड़ते हैं और डिजीज़ेज से प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है। ये हमारे बॉडी में डिजीज़ेज से लड़ते हैं और इन्फेक्शन से लड़ते हैं और डिजीजेस से प्रोटेक्शन देते हैं। यही कारण है कि आरबीसी अगर कोई बाहरी कंपोनेंट आया ना तो उसको मार देती हैं और उसको खा भी जाती हैं। मतलब कुछ आरबीसी तो ऐसी होती हैं देखो, अब ये डिजीज से लड़ते हैं और क्या क्या करते हैं, तो लड़ेंगे तो क्या करेंगे, ये बोल सकते हैं ये कई डिजीज इन्फेक्टेंट्स को, या फिर हम बोल सकते हैं कई बैक्टीरियाज को खा जाते हैं। अब देखो खतरनाक इतने हैं कि ये कई बैक्टीरिया को खा जाते हैं सीधा मतलब इनहेल कर गया, अमीबा की तरह खा गए, खत्म। दूसरा जो ये वो बैक्टीरिया मतलब जो छोटे कमज़ोर हैं उनको तो खा जाते हैं, जो मजबूत और स्ट्रांग होते हैं उनसे लड़ने के लिए ये स्ट्रांग बैक्टीरियाज के इसकी जगह ये कई पैथोजेंस लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा।
पैथोजेंस मतलब रोग होने वाले, स्ट्रॉन्ग पैथोजेंस से लड़ने के लिए ये स्ट्रॉन्ग पैथोजन से लड़ने के लिए स्पेशल टाइप का एक प्रोसीजर अपनाते हैं। वो प्रोसीजर क्या होती है, जिसके अंदर ये देखेंगे अभी हम लोग फटाक से कि ये स्ट्रॉन्ग वाले से लड़ने के लिए एक स्पेशल प्रोसीजर अपनाते हैं। क्या करते हैं, वो एक स्पेशल केमिकल रिलीज करते हैं जो बैक्टीरियाज की आउटर लेयरिंग को फोड़ देता है, और उसके बाद वो बैक्टीरिया बचते ही नहीं है या पैथोजन नहीं बचते हैं। तो इनके बारे में बोल सकते हैं ये उनसे लड़ने के लिए स्पेशल केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं स्पेशल केमिकल प्रोड्यूस करते हैं। अब इस स्पेशल केमिकल्स को क्या कहते हैं, जिन्हें एंटीबॉडीज कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज। भाई ये बॉडी के विरोधी होते हैं, तो ये एंटीबॉडी होंगे ना, मतलब जो भी बॉडी आई उसको फोड़ फाड़ देंगे, ख़त्म कर सकते हैं। ये हमारी सेल के लिए उतने खतरनाक नहीं होते, मतलब हमारी आरबीसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है। और इसी वजह से इन्हें हम क्या कहते हैं, इसी वजह से इनको हम क्या कहते हैं, ये प्रोटेक्टर होते हैं और प्रोटेक्शन देते हैं। अब इनके बारे में बोलें तो इनका कोई डेफिनिट शेप नहीं होता है, डेफिनिट शेप नहीं होता। ये बात याद रख लीजिए कि इनका कोई शेप नहीं है फिक्स कि हाँ गोल ही होंगे, ऐसा कोई शेप नहीं है। हाँ, इनके बारे में कहा जा सकता है कि ये बहुत ही मतलब डिसेबल्ड होते हैं। साथ ही साथ इनके बारे में बोलें तो बोल सकते हैं कि इनमें न्यूक्लियस होता है या प्रेजेंस होता है जिससे ये ज़्यादा प्रोसेसिंग कर पाते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा प्रोसेसिंग हो पाती है न्यूक्लियस की प्रेजेंस के वजह से। अगर न्यूक्लियस प्रेजेंस नहीं रहता तो ये इतनी ज़्यादा प्रोसेस नहीं कर पाते। और ये इनके बारे में बोला जाए तो ये उतने लंबे समय, ये काफ़ी लंबे समय तक जीते हैं। और इनकी नंबर के बारे में भी बात करें तो ये आरबीसी से कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, मतलब बहुत 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 कम होते हैं। आप इमेजिन करो, ऐसा कहा जाता है कि 1 लाख आरबीसी पर 1 डब्ल्यूबीसी होता है। 1 लाख आरबीसी पर 1 डब्ल्यूबीसी, समझ रहे हो। तो भाई 100 के पे 1 होता है, तो इसीलिए इसके बारे में थोड़ी सी ज़्यादा ही बात कही जा सकती है। ये तो था हमारा डब्ल्यूबीसी। अब हमारा अगला कंपोनेंट है जिसका नाम है प्लेटलेट्स। तो आइए उसको भी देख लेते हैं कि नहीं, पढ़ना सबको है, छोड़ना कुछ नहीं है। चलो मिटा ही देते हैं, सबको शुरू से शुरू करते हैं। कौन सा टॉपिक है हमारा, ब्लड, या जिसको हम लोग ब्लड प्लेटलेट्स का नाम देते हैं। ये उतना ज़्यादा नहीं है, ये आसान है थोड़ा, इसीलिए जल्दी समझ में आ जाएगा। ब्लड प्लेटलेट्स, इसका काम भी छोटा है। ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में बोला जाए तो ये एक मॉलिक्यूलर टाइप स्ट्रक्चर होते हैं जो बोन मैरो में बनते हैं, ठीक है। इनके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। इसका बेसिकली काम क्या होता है, तो इनके बारे में बोल सकते हो कि ये बॉडी के कटने या फटने पर, ये बॉडी के कटने या फटने पर ब्लड
को क्लॉट करने में, ब्लड का थक्का जमाने स्लैश क्लॉट होने, इससे अच्छा क्लॉटिंग, मतलब ब्लड का थक्का जमाना या क्लॉटिंग में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये ब्लड का थक्का जमाने या क्लॉटिंग में मदद करते हैं। इनका बेसिकली काम यही होता है। तो इसके बारे में बोला जाए तो ये ज़्यादा कुछ नहीं, ये बोन मैरो में बनते हैं। बोन मैरो हड्डियों के अंदर जो होता है ना, जब आप कभी खाते हो नॉन वेजिटेरियन मुर्गे वगैरह खाते होगे तो हड्डियों के बीच में एक लचीला एलिमेंट होता है, उसके अंदर होते हैं। ये बोन मैरो में बनते हैं। ठीक है, ये बोन मैरो में बनते हैं। इतना तो सब क्लियर हो गया। साथ ही साथ अब इनका बस और कुछ बचा नहीं है, ये आगे होते हैं। ये इसी के वजह से मतलब जैसे ही ये बाहर आते हैं ऑक्सीजन के इंटरेक्शन में, जैसे ही ऑक्सीजन के इंटरेक्शन में है ये तुरंत जमना शुरू हो जाते हैं और इसीलिए ये ब्लड कैटलेट की तरह होते हैं। ठीक है, तो इतना में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आज का एक क्वेश्चन है HW के लिए, व्हाट आर द वर्क और फंक्शन ऑफ ब्लड, ये आपको बताना है। ये HW है आपको बताना है। करके हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो आज के वीडियो में अगर आपको अच्छा लगा है तो थोड़ा लाइक कर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।